क्या आपको ये वायरल गर्ल याद है जिसका वीडियो हर किसी ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाया था? 2018 में जो भी बंदे व्हाट्सएप यूज करते थे हर किसी के स्टेटस पे इसी का वीडियो था। बट इसके बाद ये बंदी कहीं दिखी नहीं, ना किसी के व्हाट्सएप स्टेटस पे एंड ना ही किसी बड़ी मूवी में। और एक टाइम पे जिस बंदी का हमें हर नेशनल न्यूज चैनल पे इंटरव्यू देखने मिलता था, बट आज की डेट में इंटरव्यू छोड़ो, किसी नेशनल न्यूज आर्टिकल के हेडलाइन में उसका नाम तक मेंशन नहीं है। तो पिछले 7 सालों में से क्या ही हुआ कि ये बंदी नियरली डिसअपीयर हो चुकी है। लाइक इसको लेके कोई बात ही नहीं हो रही। सिर्फ यही नहीं बल्कि बाहुबली की देवसेना भी हमें दिखाई नहीं देती। उसी तरह मोहब्बती की संजना का कोई अता पता नहीं है, गजनी की कल्पना का कोई अता पता नहीं है, इवन दंगल की गीता, तेरे नाम की निर्जरा एंड बोल बच्चन की राधिका, इनका भी कोई अता पता नहीं है। तो सडनली इन लोगों के साथ ऐसा क्या ही हुआ कि ये लोग मेन स्ट्रीम मीडिया से एकदम गायब भी हो चुके हैं। तो आज अब इन्हीं लोगों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने एक टाइम पे करियर का पीक सक्सेस एक्सपीरियंस किया है। आज के डेट में वो लोग कहाँ पर है। तो सबसे पहले जानते हैं अनुष्का शेट्टी के बारे में, एक ये बाहुबली की देवसेना आज के डेट में मूवीज कर रही है या फिर नहीं। अब वैसे तो अनुष्का शेट्टी प्राइमरी तेलुगु सिनेमा की एक्ट्रेस है, क्योंकि अनुष्का ने मेजर वर्क तेलुगु सिनेमा में किया है एंड एवरी नाउ एंड देन अनुष्का शेट्टी ने तमिल फिल्में भी की है। बट बाहुबली मूवी के बाद अनुष्का को काफी ज्यादा एक्सपोजर मिलता है। लाइक बाहुबली सीरीज इंडियन सिनेमा की बिगेस्ट सक्सेस है, जिसके चलते अनुष्का का भी ऑडियंस साइज बढ़ गया था। लाइक जिस तरीके से तमन्ना भाटिया ने बाहुबली के सक्सेस को यूटिलाइज किया, वैसा सेम अनुष्का नहीं कर पाई, क्योंकि बाहुबली के सक्सेस के बाद अनुष्का पैन इंडिया मार्केट में कहीं दिखी नहीं। एंड ऐसा फील होता है कि अनुष्का को जो पैन इंडिया लेवल पे एक्सेप्टेंस एंड रिकॉग्निशन मिला था उसे उन्होंने निग्लेक्ट कर दिया, क्योंकि बाहुबली के बाद अनुष्का ने दूसरी इंडस्ट्री में एक्सप्लोर करने का ट्राई नहीं किया। लाइक बाहुबली के पहले भी वो तेलुगु एंड तमिल फिल्में ही करती थी एंड उसके बाद भी उन्होंने सिर्फ तेलुगु एंड तमिल फिल्में ही की। लाइक बाहुबली 2 के बाद अनुष्का शेट्टी की जो अगली फिल्म थी वो थी भाग्यमती एंड ये फिल्म अनुष्का के लिए काफी बड़ी फिल्म थी, बिकॉज इस फिल्म की वो सोलो मेन लीड थी। ये फिल्म में कमर्शियल सक्सेस भी थी, बट स्टिल इट वाज लिमिटेड टू तेलुगु एंड तमिल ऑडियंस। इसके बाद अनुष्का का कैमियो अपीयरेंस देखने मिला मेगा स्टार चिरंजीवी की फिल्म सईरा नरसिम्हा रेड्डी में। तो इस मूवी के अलावा बाहुबली 2 के बाद अनुष्का शेट्टी ने जितनी भी फिल्में की है वो सारी की सारी ऐसी फिल्में जहाँ पे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अनुष्का शेट्टी है। आई मीन ऐसी फिल्में जिन फिल्मों का लीड अनुष्का रही हो। और ऐसा लगता है कि अनुष्का ने काफी कॉन्शियसली डिसीजन लिया है, बिकॉज अभी वो साइड 6 एंड सपोर्टिंग एक्टर वाले फिल्म करती ही नहीं है। एंड बाहुबली 2 के बाद से ऐसी मेल एक्ट्रेस का स्क्रीन शेयर किया है जो कि पॉपुलैरिटी में उससे कम हो, जिसका काफी लेटेस्ट एग्जांपल है उनकी लास्ट फिल्म मिस शेट्टी मिस्टर पॉली शेट्टी। एंड उनकी जो अपकमिंग फिल्म है घाटी, वो भी ऐसी फिल्म है जहाँ पे शी इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। एंड ये चीज अब बहुत ही एविडेंटली दिखाई दे रहा है कि अनुष्का शेट्टी अब एक खुद का स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना चाहती है एंड अपने खुद के नाम पर अपने फिल्मों के टिकट्स बेचना चाहती है, इनसे किसी पॉपुलर हीरो की फिल्म में साइड चिक का रोल करने से अच्छा, विच इज अ ग्रेट थिंग। क्यों ये स्टेप लेना हर एक्ट्रेस की बस की बात नहीं है, क्योंकि जब एक फीमेल लीड की फिल्म फ्लॉप होती है तो क्वेश्चन उठता है कि शी इज नॉट बैंकेबल, एंड जब एक मेल लीड की फिल्म फ्लॉप होती है तो फीमेल लीड के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं उठता, क्वेश्चन उठता है मेन लीड के ऊपर कि ये बैंकेबल नहीं है करके। तो ऐसे सिनेरियो में काफी सारी फीमेल लीड सेफ प्ले करने का ट्राई करती है कि लेट्स बी द सपोर्टिंग स्टाफ या फिर आई कैंडी, एंड जितना काम मिलता है उतना कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम पे ये क्वेश्चन उठता है कि हम बैंकेबल नहीं है तो हमें आगे काम ही नहीं मिलेगा। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। लाइक तमन्ना भाटिया एंड अनुष्का शेट्टी को सेम लेवल ऑफ पॉपुलैरिटी मिली थी बाहुबली सीरीज के बाद, बट तमन्ना एंड अनुष्का ने दोनों ने काफी अलग अलग पाथ चूज किया। जहां अनुष्का ने बाहुबली 2 के बाद सिर्फ 4 फिल्में की है इंक्लूडिंग कैमियो अपीयरेंस, वहीं तमन्ना 30 से ज्यादा फिल्मों का हिस्सा रही है इंक्लूडिंग कैमियो अपीयरेंस एंड आइटम सॉन्ग्स। इवेंचुअली तमन्ना ने ज्यादा पैसे भी बनाए अनुष्का के कंपैरिजन में एंड ज्यादा फेम एंड रिकॉग्निशन भी अर्न किया। बट अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो अनुष्का के पास एक स्ट्रॉन्ग करियर है, क्योंकि अनुष्का कंटेंट ड्रिवन फिल्में कर रही है एंड लोग अनुष्का के नाम पे उन फिल्मों को देखने जा रहे हैं, क्योंकि एज ऑफ नाउ अनुष्का की फीमेल लीड फिल्में बैंकेबल रही है। लाइक उनकी लास्ट रिलीज मिस शेट्टी एंड मिस्टर पॉली शेट्टी 20 करोड़ के बजट पे बनी थी एंड फिल्म ने 50 CR का कलेक्शन किया है। वही तमन्ना का करियर तब तक ही है जब तक उनकी ब्यूटी है, क्योंकि वो मेजरली आई कैंडी वाले प्रोजेक्ट्स ही कर रही है। तो अनुष्का शेट्टी की बात करें तो वो अभी भी फिल्में कर रही है, बट पैन इंडिया मार्केट से उन्होंने डिस्टेंस मेंटेन करके रखा है एंड उनका प्राइमरी फोकस तेलुगु सिनेमा में ग्रो करने का है एंड खुद को एज अ बैंकेबल एक्टर एस्टैब्लिश करना है। इवन अनुष्का को पास में हिंदी फिल्म्स के ऑफर्स भी आए थे, बट अनुष्का ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो उनके एक्सपेक्टेशंस के साथ अलाइन नहीं कर रहे थे। तो अनुष्का ने कॉन्शियसली डिस्टेंस मेंटेन करके रखा पैन इंडिया मार्केट से। दैट्स द रीजन बाहुबली 2 के बाद हमें अनुष्का शेट्टी को लेके कोई भी बातें सुनने नहीं मिली यहाँ पर। अब बात करते हैं मोहब्बतें मूवी की संजना के बारे में, यानी कि किम शर्मा के बारे में। सो मोहब्बतें मूवी तो हम सभी की फेवरेट है एंड आज भी अगर आप ये मूवी लगा के देखोगे तो बिल्कुल बोर नहीं फील होगा। एंड इस मूवी का हर एक सॉन्ग आज भी उतना ही रिफ्रेशिंग साउंड करता है। कैसे कहूँ मैं ओ यारा ये प्यार कैसे होता है।
एंड इस फिल्म की हर एक फीमेल लीड हम सभी की क्रश थी, फिर चाहे वो मेगा हो, किरण हो, इशिका हो या संजना। तो मोहब्बतें मूवी किम शर्मा की डेब्यू मूवी थी एंड इससे पहले उन्होंने शाहरुख खान की 1993 की फिल्म डर में एज ए एक्स्ट्रा काम किया था। एंड टिल डेट मोहब्बतें मूवी किम शर्मा के करियर की वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल वर्क है। इवन बॉलीवुड का भी वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल वर्क है एंड विदाउट एनी डाउट बॉलीवुड की वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक फिल्म में से एक है। तो मोहब्बतें के बाद 2002 में किम ने तुमसे अच्छा कौन है फिल्म की थी एज अ मेन लीड एंड ये फिल्म कमर्शियली सक्सेसफुल भी थी। 5 CR के बजट के अगेंस्ट फिल्म ने 16 CR का कलेक्शन किया था एंड इट वाज अ गुड स्टार्ट फॉर किम शर्मा। सेम ईयर उनकी एक और फिल्म आई एज अ लीड, कहता है दिल बार बार, एंड ये कमर्शियल फेलियर थी। इसके बाद उन्होंने 2 तेलुगु फिल्म की, खदगम एंड अलाय, जिसमें से खदगम एक कमर्शियल सक्सेस थी एंड अलाय एक फेलियर। इसी तरह किम शर्मा ने और भी कुछ हिंदी एंड तेलुगु फिल्में की, बट उन सभी फिल्मों में किम शर्मा एज अ सपोर्टिंग एक्टर रही है एंड फिर किम कभी कमबैक नहीं कर पाई एज अ लीड। इवन किम का एस एस राजामौली की मूवी मगधीरा के एक सॉन्ग में स्पेशल अपीयरेंस था। बट किम शर्मा की लास्ट मूवी थी लूट, जो कि 2011 में रिलीज हुई थी एंड इस मूवी के बाद से ही किम शर्मा ने काइंड ऑफ रिटायरमेंट ले लिया एक्टिंग से एंड उसी टाइम पीरियड में उनकी शादी भी हो गई थी। लाइक 2010 में किम ने शादी की थी अली पंजानी के साथ एंड उसके बाद फिर उन्होंने कभी एक्टिंग की तरफ मुड़ के नहीं देखा। बट 2016 में अली एंड किम का डिवोर्स हो गया एंड फिर कुछ टाइम तक किम एंड हर्षवर्धन राणे ने एक दूसरे को डेट भी किया है और 2019 में इनका ब्रेकअप भी हो गया। तो किम शर्मा को अपने करियर के स्टार्टिंग के दौरान ही एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट मिलने के बाद भी किम कुड नॉट मेक इट बिग, फिर शादी की एंड एक्टिंग से काइंड ऑफ रिटायरमेंट लिया एंड फिर कभी कमबैक नहीं किया। एंड देखा जाए तो मोहब्बतें मूवी की तीनों फीमेल लीड का करियर काफी ऑन एंड ऑफ रहा है। इन तीनों की फिल्मोग्राफी में मोहब्बतें मूवी के अलावा कोई भी रिमार्केबल अचीवमेंट नहीं रहा है। तो अब बात करते प्राची देसाई के बारे में। तो प्राची ने अपने करियर की शुरुआत टीवी सीरियल कसम से के साथ की थी, जो कि 2006 में ऑन एयर हुआ था एंड ये सीरियल बहुत ही कम टाइम में फैंस फेवरेट बन चुका था। इवन प्राची देसाई को भी ऑडियंस ने काफी पसंद किया, ऑल्दो ये उसका फर्स्ट सीरियल था एंड स्टिल आज भी कई सारे लोग उसे बानी की तरह एड्रेस करते हैं। एंड कसौटी जिंदगी सीरियल में भी प्राची देसाई का कैमियो अपीयरेंस था 1-2 एपिसोड में। इसके बाद प्राची डांसिंग रियलिटी शो झलक दिखला जाए सीजन 2 में दिखाई दी थी एज अ कंटेस्टेंट। लाइक इनिशियली प्राची एलिमिनेट हो गई थी शो से, बट फिर प्राची एज अ वाइल्ड कार्ड वापस आती है शो में एंड इस बार वो शो को जीत जाती है। तो अभी तक टेलीविजन इंडस्ट्री में प्राची ने उसको काफी अच्छे से स्टैब्लिश कर लिया था, बट प्राची को अपने करियर को एक्सपांड करना था तो वो बॉलीवुड में एंटर करने का डिसाइड करती है एंड यहाँ पर प्राची की मदद करती है एकता कपूर एंड एकता कपूर के इन्फ्लुएंस के चलते प्राची देसाई को अपनी पहली मूवी मिलती है रॉक ऑन। और देखा है तो प्राची देसाई के करियर में काफी बड़ा हाथ एकता कपूर का रहा है, क्योंकि प्राची को उसका सबसे पहला ब्रेक कसम से एकता कपूर ने दिया था। तो टेलीविजन की तरह मूवीज में भी प्राची देसाई को एक काफी अच्छा स्टार्ट मिलता है, बिकॉज रॉक ऑन मूवी एक कमर्शियल सक्सेस साबित होती है। फिल्म 9 करोड़ के बजट के अगेंस्ट 36 CR का कलेक्शन करती है। इसके बाद प्राची की नेक्स्ट फिल्म लाइफ पार्टनर एक एवरेज परफॉर्मर रही, बट 2010 में एकता कपूर प्राची देसाई को उसके करियर की सबसे बड़ी फिल्म देती है वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई एंड ये फिल्म 35 CR के बजट के अगेंस्ट 83 CR का कलेक्शन करती है। इसके बाद 2012 में प्राची देसाई हमें शाहिद कपूर एंड प्रियंका चोपड़ा के साथ तेरी मेरी कहानी मूवी में दिखाई देती है एंड सेम ईयर रोहित शेट्टी की फिल्म बोल बच्चन में भी। और बोल बच्चन प्राची देसाई के लिए काफी कंट्रोवर्शियल फिल्म रही है, क्योंकि इसी फिल्म के बाद रोहित शेट्टी एंड प्राची के अफेयर की बातें होने लगी एंड मूवीज के सेट पे चीज काफी कॉमन है। लाइक काफी सारा टाइम एक साथ बिताने के बाद एक्टर्स एक दूसरे को डेट करना स्टार्ट कर देते हैं, बट रोहित एंड प्राची का अफेयर इसीलिए कंट्रोवर्शियल था बिकॉज उस टाइम पे रोहित शेट्टी ऑलरेडी मैरिड थे एंड फिर इवेंचुअली ये दोनों सेपरेट हो गए। बट स्टिल डेट पब्लिकली इस चीज के ऊपर इन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। बट बोल बच्चन मूवी एक कमर्शियल सक्सेस साबित होती है। 50 CR के बजट के अगेंस्ट फिल्म ने 165 CR का कलेक्शन किया था। बट नेक्स्ट ईयर 2013 में रिलीज हुई प्राची देसाई की दोनों फिल्म आई मी और मैं एंड पुलिस गिरी ये कुछ खास कमाल नहीं कर पाई बॉक्स ऑफिस पर। फिर 2014 में एकता कपूर फिर से एक बार प्राची को एक ब्रेक देती है अपनी फिल्म एक विलन में, जहां आवारी सॉन्ग में प्राची देसाई देखने मिली थी एक बिल्कुल ही नए अवतार में। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, जब भी प्राची देसाई का नाम सुनता हूं ना तो उसकी कोई भी मूवी से सडनली याद नहीं आती, बट ये सॉन्ग डेफिनेटली क्लिक होता है बिकॉज प्राची ने काफी ग्रेसफुली इस सॉन्ग को परफॉर्म किया था एंड आई डोंट थिंक कि करंट टाइम में जो भी एक्ट्रेस आइटम नंबर्स कर रही है इस सॉन्ग को इतनी ग्रेसफुली पुल ऑफ कर पाएंगी। इधर वो उसे वल्गर बना देंगी या फिर ऑफ बीट लगेगा। फिर 2016 में प्राची हमें इमरान हाशमी की फिल्म अजहर में दिखाई देती है और एकता कपूर ने ही प्राची को ये ब्रेक भी दिया था बिकॉज इस फिल्म की प्रोड्यूसर भी एकता कपूर थी। एंड सेम ये प्राची हमें अपने डेब्यू फिल्म रॉक ऑन के सीक्वल में दिखाई देती है रॉक ऑन 2 में, जो कि एक कमर्शियल फेलियर साबित होती है। फिर 2017 में प्राची सिर्फ एक शॉर्ट फिल्म करती है कार्बन द स्टोरी ऑफ टुमारो एंड इसके बाद प्राची जैसा ही गायब हो जाती है। ना कोई फिल्म, ना कोई कैमियो अपीयरेंस, ना कोई सॉन्ग, ना कोई टीवी सीरियल, ना कुछ। सिर्फ प्राची के करियर में एक चीज काफी कंसिस्टेंट रहा है कि प्राची ने मेजरली एकता कपूर के प्रोडक्शन वाले प्रोजेक्ट्स ही किए हैं
एंड एकता कपूर के अलावा प्राची देसाई को रेयरली किसी और प्रोडक्शन हाउस के प्रोजेक्ट में काम करने का मौका मिला है। लाइक प्राची जैसे टैलेंटेड तो है, साथ से इतनी ब्यूटीफुल भी है, फिर भी उसे काम करने के मौके नहीं मिल रहे। लाइक बॉलीवुड में कितनी सारी ऐसी एक्ट्रेसेस है जो आज भी सिर्फ अपने ब्यूटी के बेसिस पर ही काम कर रही है। तो ऐसे क्लियरली नजर आता है कि प्राची देसाई को बॉलीवुड ने काइंड ऑफ साइडलाइन कर दिया है। लाइक 4 साल के बाद 2021 में प्राची देसाई ने कमबैक किया, बट अभी सिर्फ वो OTT प्रोजेक्ट्स ही कर रही है, जिसमें 3 फिल्म्स है, साइलेंस, फोरेंसिक एंड साइलेंस 2, एंड ये तीनों की तीनों ZEE5 की फिल्म्स है। तो फिर से वही एकता कपूर वाला कनेक्शन आ जाता है। इसके अलावा 2023 में एक तेलुगु वेब सीरीज की है जिसका टाइटल धूता है, एंड इसमें नागा चैतन्य थे, एंड ये वेब सीरीज Amazon प्राइम पर रिलीज हुई थी। तो इट्स वेरी क्लियर कि बॉलीवुड से प्राची देसाई को साइडलाइन कर दिया, क्योंकि ना उसके कोई बड़े कनेक्शंस है एंड ना ही उसके फैमिली का कोई स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है बॉलीवुड में, जिसके चलते प्राची देसाई को अभी कोई भी बड़ी फिल्म ऑफर नहीं हो रही है, एंड जो भी प्रोजेक्ट मिल रहा है वो स्मॉल बजट OTT प्रोजेक्ट्स का है। तो अब बात करेंगे ज़ायरा वसीम के बारे में, जिन्होंने दंगल मूवी से अपना डेब्यू किया था, एंड फिल्म में इन्होंने गीता फोगत के यंगर वर्जन का रोल प्ले किया था। अब ज़ायरा की स्टोरी थोड़ी सरप्राइजिंग है। लाइक ज़ायरा ने जब अपनी करियर की शुरुआत की थी वो नियरली 15-16 साल की थी, एंड अपने करियर की शुरुआत में ही दंगल जैसी सक्सेस मिलना इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। फिल्म ने 2000 CR प्लस का कलेक्शन किया था, एंड टिल डेट इंडियन सिनेमा की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है दंगल। इसके बाद 2017 में ज़ायरा की अगली फिल्म रिलीज होती है, सीक्रेट सुपरस्टार, विच वाज अगेन अ मैसिव कमर्शियल हिट। फिल्म ने 15 CR के बजट के अगेंस्ट 960 करोड़ प्लस का कलेक्शन किया था, एंड टिल डेट इंडियन सिनेमा की कोई भी फीमेल लीड फिल्म इस कलेक्शन को बीट नहीं कर पाया। बीट तो छोड़ो, इसके आसपास भी नहीं आ पाया है। फिर चाहे वो दीपिका पादुकोण की फिल्म हो, आलिया भट्ट की फिल्म हो, या फिर प्रियंका चोपड़ा की, कोई भी बीट नहीं कर पाया है। सीक्रेट सुपरस्टार मूवी में भले ही आमिर खान थे, बट स्टिल इस मूवी की मेन कैरेक्टर ज़ायरा थी, एंड उसी के अराउंड पूरी मूवी की स्टोरी थी। अब इसके बाद तो ज़ायरा वसीम के लिए स्काई इज द लिमिट, क्योंकि किसी ने अगर इतनी बड़ी हिट दी है वो भी अपनी करियर के इनिशियल डेज में, तो विदाउट एनी डाउट उसको 5-6 फिल्मों के ऑफर तो आने वाले हैं, एंड अगले 4-5 साल के लिए वो कहीं नहीं जा रही, इंडस्ट्री में ही है। और ज़ायरा का करियर ग्राफ देखा जाए तो पहली फिल्म 2000 करोड़ का कलेक्शन करती है, एंड दूसरी फिल्म 950 करोड़ प्लस का, एंड इतना कलेक्शन तो बॉलीवुड की कई सारे एक्ट्रेस की पूरी फिल्मोग्राफी का कंबाइंड कलेक्शन में नहीं होगा। तो इट वॉज वेरी क्लियर कि ज़ायरा वसीम इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग इन बॉलीवुड। बट ज़ायरा के लिए जो सबसे बड़ा लिमिटेशन था वो उसका एज था, बिकॉज वो काफी यंग थी। तो जो कैरेक्टर उसके एज ग्रुप को सूट हो सकते थे वो वैसी कैरेक्टर कर सकती थी। लाइक 40 साल के 30 साल के हीरो के अगेंस्ट उसे हीरोइन का रोल तो नहीं मिल सकता था। तो इसके बाद 2019 में ज़ायरा की अगली फिल्म आती है द स्काई इज पिंक, जिसमें वो प्रियंका चोपड़ा एंड फरहान अख्तर के साथ स्क्रीन शेयर करती है, एंड ये पहली फिल्म थी ज़ायरा की फिल्मोग्राफी में जो कमर्शियली अच्छा परफॉर्म नहीं करती। बट इसका मतलब ये तो नहीं था कि ज़ायरा को आगे फिल्म्स ऑफर नहीं होंगी, क्योंकि हिट्स एंड फ्लॉप तो ऑन एंड ऑफ हर किसी के करियर में आता ही है। बट सेम है 2019 में हमें ज़ायरा की साइड से एक शॉकिंग अनाउंसमेंट देखने मिलता है कि वो एक्टिंग को क्विट कर रही है, क्योंकि एक्टिंग एज अ प्रोफेशन उनके रिलीजियस बिलीफ के साथ अलाइन नहीं हो रहे। एंड ये अनाउंसमेंट ज़ायरा के साइड से द स्काई इज पिंक के रिलीज से पहले आ गया था, जिसके चलते ज़ायरा द स्काई इज पिंक के प्रमोशनल कैंपेन का हिस्सा भी नहीं थी। पर ज़ायरा का एक्टिंग को क्विट करने का न्यूज काफी शॉकिंग था, बिकॉज ज़ायरा ने जस्ट अपना करियर स्टार्ट ही किया था, एंड वो काफी यंग थी, और इतने यंग एज में उसने काफी बड़े बड़े माइलस्टोन अचीव कर लिए थे। इवन नेशनल अवार्ड भी मिला था बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का दंगल मूवी के लिए। बट ज़ायरा ने अपना मन बना लिया था एक्टिंग को क्विट करने का, एंड उसके बाद उन्होंने फिर कभी कम बैक नहीं किया। पर ज़ायरा का इंस्टा हैंडल अभी भी एक्टिव है, जहां पर वो मोटिवेशनल कोट शेयर करती है। तो अब हम बात करेंगे आसीन के बारे में, जिन्हें हमने सबसे पहले गजनी में देखा था एज कल्पना। बट गजनी आसीन की पहली मूवी नहीं थी, क्योंकि इसके पहले उन्होंने कई सारी साउथ इंडियन फिल्में की थी, और बॉलीवुड में एंटर करने से पहले से ही वो काफी पॉपुलर एक्टर थी साउथ में। आसीन के करियर की सबसे पहली फिल्म थी नरेंद्रन मक्कन जयकांतन वका, जो कि एक मलयालम फिल्म है एंड 2001 में रिलीज हुई थी, और इस टाइम पे आसीन सिर्फ 15 ईयर्स की थी। इसके बाद उन्होंने तेलुगु सिनेमा में एंटर किया, एंड फिर तमिल सिनेमा में भी, एंड इसी तरह तेलुगु एंड तमिल सिनेमा में काम करते हुए आसीन ने खुद को काफी अच्छे से स्टैब्लिश कर लिया था एज एन एक्टर साउथ सिनेमा में। पर आसीन के करियर की जो सबसे पहली मेजर सक्सेस थी वो 2005 की गजनी। अब आप बोलोगे गजनी तो 2008 में रिलीज हुई थी, तो आप सही हो, बट मैं ओरिजिनल गजनी की बात कर रहा हूँ, जो कि तमिल में बनी थी एंड 2005 में रिलीज हुई थी। तो ओरिजिनल गजनी मूवी में आसीन के साथ सूर्या एंड नयनतारा भी थे, एंड ये फिल्म 7 CR के बजट के अगेंस्ट 50 CR का कलेक्शन करती है, एंड गजनी उस साल की 3rd हाईएस्ट ग्रॉसिंग तमिल फिल्म भी थी। एंड आसीन का करियर काफी अच्छा जा रहा था, वो तेलुगु एंड तमिल सिनेमा दोनों में काफी अच्छा बैलेंस मेंटेन करके चल रही थी। फिर ईयर 2008 में आसीन के करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है, जब उसे गजनी मूवी के हिंदी रीमेक का ऑफर मिलता है। आसीन ने जो रोल ओरिजिनल गजनी में प्ले किया था वही सेम रोल हिंदी रीमेक में भी प्ले किया, एंड ओरिजिनल गजनी मूवी की तरह गजनी मूवी का हिंदी रीमेक यानी कि आमिर खान वाली गजनी भी एक कमर्शियल सक्सेस बनती है। इवन ये फर्स्ट बॉलीवुड की मूवी बनती है 100 CR का कलेक्शन करने वाली। तो आसीन का बॉलीवुड डेब्यूट एक ब्लॉकबस्टर डेब्यूट होता है, और जो अब तक सिर्फ तेलुगु एंड तमिल फिल्में कर रही थी उसे अब बॉलीवुड से भी ऑफर्स आने स्टार्ट हो चुके थे। फिर 2009 में आसीन की अगली फिल्म रिलीज होती है लंडन ड्रीम्स,
जहाँ वो सलमान खान के साथ स्क्रीन शेयर करती है। लाइक जिस तरीके से आसिन ने अपने आप को साउथ में टॉप एक्टर्स की लीग में शामिल करा था, उसी तरीके से वो बॉलीवुड में भी सेम चीज रिपीट करने के लिए रेडी थी, क्योंकि वो पहली फिल्म आमिर खान के साथ करती है एंड अपनी दूसरी फिल्म सलमान खान के साथ, यानी कि सारे के सारे बड़े ऑफर्स ही आ रहे थे उसे। पर लंदन ड्रीम्स एक कमर्शियल फेलियर साबित होती है बॉक्स ऑफिस पर। तो इसके बाद सलमान खान आसिन को एक और फिल्म ऑफर करते हैं अपने साथ, जो कि होती है रेडी। बट रेडी मूवी आसिन के लिए काफी कॉन्ट्रोवर्शियल साबित होती है, क्योंकि एक तरफ जहां आसिन अपने बॉलीवुड करियर को आगे लेके जाने का ट्राई कर रही है, वही दूसरी तरफ तमिल सिनेमा में आसिन को बैन करने की बातें हो रही थी। तो बेसिकली आसिन ने रेडी मूवी के एक पोर्शन के लिए श्रीलंका में शूट किया था एंड वहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि उस टाइम पीरियड के दौरान तमिलनाडु एंड श्रीलंका अच्छे टर्म्स में नहीं थे, बिकॉज 2009 में जो इंसिडेंट हुआ था उसके चलते। एंड तमिल सिनेमा में ये चीज काफी क्लियरली बता दी गई थी, कोई भी श्रीलंका नहीं जाएगा एंड श्रीलंका में शूटिंग नहीं करेगा। अब आसिन इस चीज को लेके अवेयर थी या फिर नहीं पता नहीं कि रेडी मूवी का सर्टेन पोर्शन श्रीलंका में शूट होने वाला है, बट आसिन ने ऑलरेडी पिक्चर साइन कर ली थी एंड बॉलीवुड में आसिन इतनी इन्फ्लुएंशियल भी नहीं थी एंड ना ही उसके इतनी पावर थी कि वो शूट लोकेशन चेंज करे। तो आसिन को श्रीलंका में शूट करना पड़ा, जिसका रिजल्ट ये निकला कि आसिन एंड आसिन की फिल्मों को तमिलनाडु में बैन करने की बातें होने लगी। अब आसिन के लिए काफी बड़ा लॉस था, बिकॉज तमिल सिनेमा में वो एक काफी बड़ा नाम थी। पर इस टाइम तक आसिन की जो ऑलरेडी शूट की हुई तमिल फिल्म थी वो रिलीज होना बाकी थी एंड इस फिल्म का टाइटल था कावलन, जहां पर वो थलापति विजय के साथ स्क्रीन शेयर कर रही थी। एंड इस फिल्म के रिलीज के दौरान आसिन को काफी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा, बट स्टिल ये फिल्म एक कमर्शियल सक्सेस साबित होती है, क्योंकि इस फिल्म में थलापति विजय थे। बेसिकली आसिन को जितना तमिल ऑडियंस हेट करती थी, उससे कई गुना ज्यादा वो थलापति विजय को पसंद करते थे, जिसके चलते ये फिल्म एक कमर्शियल सक्सेस साबित होती है। एंड ये आसिन के करियर की लास्ट तमिल फिल्म के साथ लास्ट साउथ इंडियन फिल्म भी होती है, क्योंकि कावलन मूवी के बाद आसिन हमें किसी भी साउथ इंडियन फिल्म में नहीं दिखाई देती। फिर सेम ईयर 2011 में रेडी मूवी भी रिलीज होती है, जिसमें फॉर द सेकंड टाइम आसिन सलमान खान के साथ स्क्रीन शेयर करती है एंड इस बार ये फिल्म एक कमर्शियल सक्सेस साबित होती है। फिर इसके बाद आसिन हमें 2012 में अक्षय कुमार के साथ हाउसफुल 2 में दिखाई देती है, जो कि आसिन की फिल्मोग्राफी में एक और कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्म साबित होती है। 64 सीआर के अगेंस्ट ये फिल्म 186 सीआर का कलेक्शन करती है। सेम ईयर आसिन हमें बोल बच्चन मूवी में भी दिखाई देती है, जो कि अगेन एक कमर्शियल हिट साबित होती है। 50 सीआर के बजट के अगेंस्ट फिल्म 165 सीआर का कलेक्शन करती है। एंड 2012 में ही आसिन हमें अक्षय कुमार के साथ खिलाड़ी 786 मूवी में भी दिखाई देती है। फिर 2013 एंड 2014 में आसिन हमें किसी भी मूवी में नहीं दिखाई देती। एंड फिर 2015 में आसिन हमें अभिषेक बच्चन के साथ ऑल इज वेल मूवी में दिखाई देती है, जो कि बॉक्स ऑफिस पे फेल होती है एंड ये आसिन के करियर की लास्ट फिल्म थी। फिर 2016 में आसिन बिजनेसमैन राहुल शर्मा, जो कि माइक्रोमैक्स के फाउंडर है, उनके साथ शादी कर लेती है। एंड तब से लेके अब तक आसिन हमें किसी भी मूवी में नहीं दिखाई दी है, ना ही किसी टीवी कमर्शियल में। इवन आसिन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे एक पोस्ट शेयर करके बताया था कि शादी के बाद उन्होंने कोई भी प्रोजेक्ट साइन नहीं किया एंड उनके जितने भी पहले के कमिटमेंट्स है वो सारे के सारे उन्होंने पूरे कर दिए। तो देखा है तो आसिन ने शादी के बाद से अपने आप को मूवीज एंड मीडिया इंटरेक्शन से दूर रखा है। इवन आसिन के इंस्टाग्राम हैंडल पे जो पोस्ट है लेटेस्ट वाले, वो सारे के सारे उनके बेटी के बर्थडे के पोस्ट है। लाइक पिछले 5-6 सालों में आसिन ना ही हमें कोई अवार्ड शो में एंड ना ही कोई मीडिया इंटरेक्शन करते हुए दिखाई दी है। तो फिलहाल के लिए आसिन अपने पर्सनल लाइफ पर फोकस कर रही है एंड मूवीज एंड मीडिया से डिस्टेंस मेंटेन करके रखा है। तो अब बात करते हैं तेरे नाम मूवी की नीरजा के बारे में, यानी कि भूमिका चावला के बारे में। तो भूमिका ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत तेलुगु सिनेमा से की थी, युवकड़ू मूवी से डेब्यू करके, एंड फिर एक तमिल फिल्म की भद्री, जिसमें वो थलापति विजय के साथ स्क्रीन शेयर कर रही थी। एंड इसके बाद बैक टू बैक कई सारे तेलुगु फिल्म किए भूमिका ने। एंड अपने डेब्यू के 3 साल के अंदर ही भूमिका ने अपने आप को एज ए राइजिंग स्टार स्टैब्लिश कर लिया था तेलुगु सिनेमा में। एंड उसी दौरान 2003 में भूमिका एक हिंदी फिल्म करती है तेरे नाम, एंड इसमें वो सलमान खान के साथ स्क्रीन शेयर करने वाली थी। तो भूमिका का बॉलीवुड डेब्यू एक काफी स्ट्रॉन्ग नोट पर होने वाला था, क्योंकि उस टाइम तक सलमान खान ऑलरेडी एक काफी बड़े स्टार बन चुके थे एंड वन ऑफ द मोस्ट बैंकेबल एक्टर्स की लिस्ट में थे। ऊपर से तेरे नाम मूवी 1999 की तमिल फिल्म सेतु का रीमेक था, जिसे ऑडियंस ने काफी पसंद किया था। एंड इवन तेलुगु एंड कन्नड़ा में इसका ऑलरेडी रीमेक बन चुका था एंड रिजल्ट फेवरेबल था, विच इनडायरेक्टली मीन की तेरे नाम मूवी के पास एक तगड़ी स्टोरी लाइन थी। तो जिस तरीके का रिस्पॉन्स तमिल ऑडियंस ने सेतु मूवी को दिखाया था, उसी तरीके का सेम रिस्पॉन्स हमें हिंदी ऑडियंस से तेरे नाम मूवी के लिए देखने मिला। एंड ऑडियंस ने इस फिल्म को काफी पसंद किया, जिसका रिजल्ट ये था कि ये फिल्म 10 सीआर के बजट के अगेंस्ट 24 सीआर का कलेक्शन करती है। और तेरे नाम मूवी के साथ भूमिका का एक ब्लॉकबस्टर बॉलीवुड डेब्यू होता है। सो भूमिका के लिए अब तेलुगु सिनेमा के साथ साथ बॉलीवुड के भी दरवाजे खुल चुके थे एंड वो रेगुलर बेसिस पे बॉलीवुड की भी फिल्में करने लगी। पर जितना वेलकमिंग एंड सक्सेसफुल भूमिका का बॉलीवुड डेब्यू था, वो सेम ट्रेंड हमें भूमिका की बाकी की हिंदी फिल्मों के साथ देखने नहीं मिला,
क्योंकि भूमिका की जो नेक्स्ट हिंदी फिल्म थी रन, जो कि 2004 में रिलीज हुई थी, जिसमें वो अभिषेक बच्चन के साथ स्क्रीन शेयर कर रहे थे, वो एक कमर्शियल फेलियर साबित होती है। सेम ही 2004 में भूमिका की एक और हिंदी फिल्म आती है, दिल ने इसे अपना कहा, एंड ये सेकंड फिल्म होती है भूमिका की सलमान खान के साथ। पर इस बार रिजल्ट फेवरेबल नहीं था बिकॉज ये फिल्म एक एवरेज परफॉर्मर रही बॉक्स ऑफिस पर। इसके अलावा भूमिका ने और भी हिंदी फिल्में की, जैसे सिलसिला, दिल जो भी कहे, फैमिली, गांधी माय फादर, बट ये सारी फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप रही। तो 2003 से लेकर 2007 तक भूमिका ने लगभग 7 हिंदी फिल्में की है, जिसमें तेरे नाम मूवी के अलावा बाकी सारी की सारी फिल्में एक कमर्शियल फेलियर थी। एंड इसके बाद भूमिका ने कोई भी हिंदी फिल्म नहीं की। इट वाज जस्ट लाइक कि भूमिका का बॉलीवुड करियर बस यहीं तक था। पर भूमिका ने यहाँ पे एक चीज काफी सही किया था, लाइक भूमिका ने जब बॉलीवुड की फिल्मों में काम करना स्टार्ट किया तब वो साइड बाय साइड तेलुगु सिनेमा की फिल्में भी कर रही थी, जिसका फायदा ये हुआ कि भूमिका कंटिन्यूअसली तेलुगु सिनेमा में काम कर रही थी एंड वो एक्टिव थी। एंड बॉलीवुड में काम करने के चक्कर से उन्होंने तेलुगु सिनेमा में कोई ब्रेक नहीं लिया। तो 2007 में भूमिका ने बॉलीवुड को बाय बाय करने के बाद तेलुगु सिनेमा में अपना काम कंटिन्यू किया। उसी के साथ उन्होंने भोजपुरी फिल्म, मलयालम फिल्म एंड कन्नड़ा फिल्में भी की एंड एक पंजाबी फिल्म भी की है। तो इट वाज लाइक कि भूमिका ने अब काफी सारी इंडस्ट्री को एक्सप्लोर कर लिया था, पर मेजरली भूमिका ने तेलुगु सिनेमा में काम किया है। फिर 2016 में भूमिका वापस कम बैक करती है बॉलीवुड में, बट इस बार एज अ सपोर्टिंग एक्टर MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी के साथ। इसके अलावा 2022 की फिल्म ऑपरेशन रोमियो में भी भूमिका थी। एंड फिर 2023 में भूमिका सलमान खान के साथ अपनी थर्ड फिल्म करती है, किसी का भाई किसी की जान, पर इस बार एज अ सपोर्टिंग एक्टर। और रिसेंट कुछ सालों में भूमिका ने जितना भी काम किया है मेजरली वो एज अ सपोर्टिंग एक्टर ही नजर आई है। तो भूमिका ईयर 2000 से लेके अब तक एक्टिवली काम कर रही है, पर रिसेंट टाइम में कोई भी इतना रिमार्केबल वर्क नहीं रहा है जिसके चलते वो ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब कर सके एंड लाइमलाइट में आ पाए। अगर तेलुगु सिनेमा की बात करें तो भूमिका हैड इम्पैक्टफुल करियर, बट अगर बॉलीवुड में देखा जाए तो तेरे नाम के अलावा भूमिका के फिल्मोग्राफी में कोई भी रिमार्केबल वर्क नहीं रहा है। एंड अगर उनके रीसेंट ऑन स्क्रीन अपीयरेंस की बात की जाए तो वो 2024 की अजय देवगन की फिल्म नाम, जो कि एक्चुअली 2005 में रिलीज होने वाली थी। एंड अब बात करेंगे वायरल गर्ल प्रिया प्रकाश वारियर के बारे में कि आजकल वो दिखाई क्यों नहीं देती। लाइक एक टाइम पे जो इंडिया की मोस्ट सर्च पर्सन थी, उसके बारे में अभी शायद ही कोई बातें होती है। सो कोई अगर ओवरनाइट सक्सेस को जस्टिफाई करते ना अच्छे से तो प्रिया प्रकाश वारियर है, क्योंकि ये बंदी एक ही दिन में ऑल ओवर इंडिया में फेमस हो गई थी एंड लिटरली 2018 की मोस्ट सर्च पर्सन थी इंडिया के अंदर। एंड एक ही दिन के अंदर नियरली इसके 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए थे। और ये मैं 2018 की बात कर रहा हूँ, तभी 1 मिलियन मतलब एक काफी बड़ा माइलस्टोन होता था। एंड मुझे आज भी वो दिन काफी अच्छे से याद है, जैसे ही व्हाट्सएप ओपन करके देखो तो हर किसी के स्टेटस पे बस इसी बंदी का वीडियो है। एंड तभी हर किसी के अंदर व्हाट्सएप के स्टेटस को लेकर अलग ही क्रेज था। एंड मोस्ट ऑफ लोगों को तो पता भी नहीं था कि लड़की कौन है, बट फिर भी लोग उसका स्टेटस लगा रहे, बस वीडियो अच्छी लगी तो हर किसी ने स्टेटस पे लगा दी। एंड मैंने इसके इंस्टा फॉलोअर नंबर्स भी चेक किए थे, लाइक बहुत ही रैपिडली बढ़ रहे थे। तो जो वीडियो प्रिया का वायरल हुआ था, जिसके चलते वो ओवरनाइट सेंसेशन बन गई थी, वो एक्चुअली उसकी डेब्यू फिल्म उरु आधार लव का था, जो कि एक मलयालम फिल्म है। एंड ये फिल्म रिलीज हुई थी 2019 में एंड ये कमर्शियल सक्सेस भी साबित होती है। 5 CR के बजट के अगेंस्ट फिल्म ने 12 CR का कलेक्शन किया था। लाइक जितनी बातें एंड जितनी लाइमलाइट प्रिया को मिली थी, उस हिसाब से इस फिल्म के नंबर्स उस चीज को जस्टिफाई नहीं कर रहे, क्योंकि ये फिल्म एक एवरेज फिल्म थी कंटेंट वाइज। एंड जो कलेक्शन फिल्म ने किया भी है, वो जो प्रिया का वीडियो वायरल हुआ था, उसी चीज ने हेल्प किया फिल्म को ये कलेक्शन अर्न करने में। अब उरु आधार लव से पहले प्रिया 2018 की मलयालम फिल्म तन्हा में दिखाई दी थी। बेसिकली उस फिल्म के एक सॉन्ग में प्रिया का एक छोटा सा अपीयरेंस था। एंड फिर उरु आधार मूवी के साथ वो अपना ऑफिशियल डेब्यू करने वाली थी, पर वो अपने डेब्यू से पहले एक बहुत बड़ी सेंसेशन बन गई थी। तो विदाउट एनी डाउट प्रिया को और फिल्म्स के ऑफर मिलने वाले थे, क्योंकि हर कोई उसको जो फेम मिला है उसको कैच ग्रैब करना चाहता था। तो प्रिया की जो नेक्स्ट फिल्म थी वो एक तेलुगु फिल्म थी चेक, जो कि एक कमर्शियल फेलियर साबित हुई। इसके बाद प्रिया की जो अगली फिल्म थी वो भी एक तेलुगु फिल्म थी, इश्क नॉट अ लव स्टोरी, एंड ये भी एक कमर्शियल फेलियर थी। फिर इसके बाद प्रिया ने 3 बैक टू बैक मलयालम फिल्म की, 4 Years, लाइफ एंड कोला। इसके बाद फिर से एक तेलुगु फिल्म की ब्रो, जिसमें पवन कल्याण थे। एंड प्रिया की पूरी फिल्मोग्राफी देखिए तो ब्रो इकलौती ऐसी फिल्म है जहां पर उसने एक बड़े स्टार के साथ काम किया है, क्योंकि इसके अलावा प्रिया की फिल्मोग्राफी में जितनी भी फिल्में हैं वो सारी की सारी ऐसी फिल्म है लो बजट, मीडियम बजट एंड लेसर नोन स्टार कास्ट। इसके अलावा प्रिया 2023 की फिल्म यारिया 2 में भी दिखाई दी थी एज ए सपोर्टिंग स्टार कास्ट। फिल्म के अंदर प्रिया का कोई ज्यादा बड़ा रोल नहीं था, बट यही फिल्म प्रिया का बॉलीवुड डेब्यू था, पर यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पे एक फेलियर साबित हुई। तो प्रिया ने अपने अब तक की फिल्मोग्राफी में तेलुगु, तमिल, मलयालम, हिंदी एंड कन्नड़ा 5 इंडस्ट्री की फिल्में की है। पर सरप्राइजिंग बात यह है कि प्रिया ने अभी तक किसी भी इंडस्ट्री में कोई भी रिमार्केबल माइलस्टोन अचीव नहीं किया है। एंड प्रिया की पॉपुलैरिटी के बारे में अगर बात करें तो वो टाइम के साथ फेड होती जा रही है। इवन प्रिया जिन फिल्मों का हिस्सा रही है उसमें भी उसका रोल कुछ इतना इम्पैक्टफुल नहीं रहा कि लोग उस बारे में बात करें। उसके अलावा वो जिन फिल्मों में एज ए लीड काम कर रही है वो छोटे स्केल की फिल्म है, छोटे बजट की फिल्म है, जिस वजह से उन फिल्मों को ज्यादा लाइमलाइट नहीं मिल रहा एंड एज अ कंटेंट भी वो फिल्म कोई ज्यादा बड़ा इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर पा रही। और ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि फिल्म का बजट अगर छोटा है तो वो बड़ा इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर सकती। लाइक प्रेमलू मूवी भी नियरली 3 करोड़ के बजट में बनी थी एंड 100 करोड़ कलेक्शन करके गई ये फिल्म। और मलयालम सिनेमा की तो ये स्पेशलिटी रही है कि वो कम
बजट में ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करके जाते हैं। बट प्रिया प्रकाश वारियर एज ऑफ नाउ ऐसी किसी भी मलयालम फिल्म का हिस्सा नहीं रही है। एंड मुझे पर्सनली ये चीज ज्यादा शॉकिंग लगा कि प्रिया ने मलयालम इंडस्ट्री के ही बड़े एक्टर्स के साथ कोई भी फिल्म नहीं की है, फिर चाहे वो पृथ्वीराज सुकुमारन हो, दुलकर सलमान हो, नवीन पॉली हो या फिर टोविनो थॉमस, इनमें से किसी के साथ भी उसने कोई भी फिल्म नहीं की है। एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, बट शी इज स्ट्रगलिंग टू फाइंड हर आइडेंटिटी बिकॉज ऑफ प्रिया का फिल्मोग्राफी देखोगे ना तो पूरा मिक्स्ड है वो, तेलुगु, तमिल, मलयालम, हिंदी, कन्नड़ा। तो आप ऐसे क्लियरली बोल नहीं सकते कि प्रिया किस इंडस्ट्री की एक्ट्रेस है। लाइक करियर स्पैन नियरली 7 से 8 साल का है। लाइक उसी में इतने अलग अलग इंडस्ट्री में शफल किया है। और ये चीज प्रिया के केस में काफी बड़ा ड्रॉबैक साबित हो रहा है बिकॉज वो किसी भी इंडस्ट्री में एज अ बैंकेबल एक्ट्रेस साबित नहीं कर पा रही खुद को। लाइक जिस हिसाब का प्रिया को फेम मिला था उसके बेसिस पे एटलीस्ट वो मलयालम सिनेमा की टॉप लीग ऑफ एक्ट्रेस में आ जानी चाहिए थी। और प्रिया का करंट सिचुएशन तो ऐसा है कि शी इज मिसिंग आउट ऑफ एवरी इंडस्ट्री। एंड प्रिया की रिसेंट फिल्मों का भी इम्पैक्ट ऐसे ही रहा है कि लाइक वो किसी न्यू कमर की फिल्म आ रही है। लाइक ना कोई हाइप ना कोई एक्साइटमेंट उस फिल्म कह रहा हूँ। और प्रिया प्रकाश वारियर का केस एक क्लासिक एग्जांपल है उस स्टेटमेंट का, ओवरनाइट सक्सेस डिसअपियर्स ओवरनाइट। लाइक जितना जल्दी जिसको फेम मिला है उतना जल्दी उसका फेम खत्म भी हुआ है। सो एज ऑफ नाउ प्रिया प्रकाश वारियर एक्टिव है, फिल्में कर रही है, बट वो ऐसी फिल्में कर रही है जो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पा रही। एंड इसमें देखा जाए तो प्रिया की भी गलती नहीं है बिकॉज उसको क्या ही पता था कि उसे ओवरनाइट इतने ज्यादा फेम एंड पॉपुलैरिटी मिल जाएगी। वो तो बस अपना करियर शुरू ही कर रही थी। तो प्रिया का करियर ग्राफ इस तरीके से देख सकते हैं कि शी इज एन आउटसाइडर हु इज ट्राइंग टू मेक बिग इन द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा एंड शी हैज अ लॉन्ग वे टू गो बिकॉज अभी उनकी एज जस्ट 25 ईयर्स है। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। ये थी उन लोगों के लिस्ट जो एक टाइम पे काफी पॉपुलर थे एंड आज के टाइम में काइंड ऑफ मिसिंग है। सो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने या कंसीडर करना। एंड अगर इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में #part2 टाइप कर देना। बाकी इसी नोट पे वीडियो को एंड करते हुए सिनेमा से जुड़े सारे फंडे आपके सामने पेश करेगा कैप्टन संडे।